हेलो बच्चों, आजकल हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 2 का कर रहे हैं। जो पीछे जो अपना टॉपिक आया था वो आया था गाउस का नियम। अब जो उससे अगला टॉपिक आता है वो आता है कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो अब हम वो टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं। कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो देखने इसको हम प्रूफ करते हैं ना। गाउस का नियम क्या था? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हमें प्रूफ करना है किसके नियम से? कूलॉम के नियम से। इस नियम को हमें प्रूफ करके दिखाना है। फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस नियम को हमें प्रूफ करना है। तो देखना कैसे करेंगे। ये अपने पास कोई अपरिमित गाउसियन पृष्ठ है। ये अपनी एक गाउसियन पृष्ठ। अपरिमित एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ के ये जो केंद्र है, इस केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और हम मान लेते हैं, और ये जो केंद्र है इसको हम नाम दे देते हैं ओ बिंदु है। अब बिंदु ओ से और ये आर दूरी पर, ये दूरी है यहां से लेके यहां तक की आर, बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु है पी। यहां पर कोई बिंदु है पी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आएगी। तो देखना, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। तो इक्वल टू के का मान रख देते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। इसको समय के नंबर दे देते हैं 1। अब जो ये सतह दी हुई है, इस सतह से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, वो विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, इसके ऊपर हम एक छोटे से अल्पांश की कल्पना करते हैं। एक अल्पांश की है वो कल्पना करते हैं। ये बिंदु P है। एक छोटे से अल्पांश की हम क्या करते हैं, एक ही कल्पना कर लेते हैं। ये जो अल्पांश है उसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कितना है, ds है। तो यहाँ पर प्लस के आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमें पता है बाहर की तरफ होती है, और क्षेत्रफल सदिश होता है वो इसके क्या होता है, लंबवत, यानी कि ds वेक्टर। ये क्षेत्रफल सदिश, और ये कोण है, ये कोण कितना है, थीटा है। देखना ये क्या है कि हमें परिबद्ध जो विद्युत फ्लक्स है वो हमें निकालना है। इस सतह से कितना विद्युत फ्लक्स है वो गुजर रहा है वो निकालना है। उसके लिए हमने क्या किया कि बिंदु P के ऊपर एक हमने काल्पनिक पृष्ठ वो बना ली, क्योंकि पूरे पृष्ठ का हम निकाल नहीं सकते हैं। अगर छोटे से पृष्ठ का हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और उसका फिर समाकलन करेंगे तो जो पूरी सतह के लिए विद्युत फ्लक्स है वो आ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा एक काल्पनिक एक पृष्ठ है वो मान लिया है, और यहाँ पर प्लस क्या आवेश है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ।
ये हमने स्टार्टिंग से हम करते आ रहे हैं कि प्लस के कारण बाहर की तरफ और माइनस के कारण अंदर की तरफ। तो प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिया गया बाहर की तरफ, और ये जो क्षेत्रफल सदिश है ये कितना है इसका, ds वेक्टर। तो देखना क्षेत्रफल अल्पांश से संबंध विद्युत फ्लक्स। क्षेत्रफल अल्पांश से संबंध विद्युत फ्लक्स है, तो विद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, और क्षेत्रफल अल्पांश के लिए तो डी फाई। यह आ जाएगा ए इंटू में डी एस या डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। ये तो अपने अल्पांश के लिए आ गया है। अब संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स देखेंगे तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन वो कर देते हैं। संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स वो कितने जाएगी, हम इसका क्या करेंगे, समाकलन, और ये हमने समाकलन कर दिया है ई डी एस कोस थीटा, क्योंकि डी फाई का फाई होता है, तो फाई इक्वल टू अपने पास है ई डी एस कोस थीटा। इसको हम समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब जो ई का मान हमारे पास समीकरण 1 से है, वो ई का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। देखना समीकरण 2 में ई का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम ई का मान रख देते हैं, तो फाई इक्वल टू ई का मान अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर की स्क्वायर ds कोस थीटा, ये ई का मान है। अब फाई इक्वल टू करेंगे, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को समाकलन से बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा ds कोस थीटा अपॉन आर की स्क्वायर। अब देखना ds कोस थीटा अपॉन आर की स्क्वायर अल्पांश के द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण। अब जैसे ये अल्पांश था, इस अल्पांश को हम यहाँ से जोड़ दें, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, घन कोण। इसको क्या बोलते हैं, घन कोण। तो ds कोस थीटा यानी कि घन कोण क्या होता है, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या की स्क्वायर, तो इसको हम डी ओमेगा लिख सकते हैं। फाई इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा, क्योंकि ये क्या होता है, घन कोण। ds कोस थीटा अपॉन आर की स्क्वायर डी ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं घन कोण। और इस जो डी ओमेगा का मान है ये हमें पता ही है कितना होता है, डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। तो ये मान रखते हैं यहाँ पर, तो जो फाई इक्वल टू आएगा वो कितना आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। डी ओमेगा का मान है 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल टू बचा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस का है वो नियम होता है। अगर इसमें बहुत सारे, इसमें तो सिर्फ कितना आवेश थे, एक आवेश था, अगर बहुत सारे आवेश हो तो अपने पास ये हो जाएगा समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो सिर्फ एक आवेश के लिए था, अगर इस पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश रखे हुए हो तो योगफल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक बंद पृष्ठ है, जो अपरिमित बंद पृष्ठ है वो मान लिया है। अब इस बंद पृष्ठ के केंद्र पर प्लस Q आवेश स्थित है और प्लस Q आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु है P।
तो ये लिखा प्लस के आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निकालेंगे तो समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें निकालना है कि इस पूरे पृष्ठ के अंदर से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटे से अल्पांश की कल्पना करेंगे बिंदु P के ऊपर। अब क्षेत्रफल अल्पांश से जो कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो निकाल लेते हैं। और विद्युत फ्लक्स होता है हमें पता ही है E इंटू में ds, तो d फाई इक्वल टू इंटू ds या d फाई इक्वल टू eds कोस थीटा। अब संपूर्ण बंद पृष्ठ निर्गत फ्लक्स करेंगे तो हम इसका कर देते हैं समाकलन, तो फाई इक्वल टू eds कोस थीटा। अब जो E का मान है वो समीकरण 1 से हम रख सकते हैं 1/4 q अपॉन r की स्क्वायर ds कोस थीटा। तो फाई इक्वल टू q अपॉन 4 हमने बाहर ले लिया, समाकलन ds कोस थीटा अपॉन r की स्क्वायर। और जो ds कोस थीटा अपॉन r की स्क्वायर का मान डी ओमेगा, और डी ओमेगा होता है 4 पाई, तो यहाँ पर रख दिया है 4 पाई। तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर तो हमारे पृष्ठ के अंदर सिर्फ एक आवेश था, अगर बहुत सारे आवेश हो तो एप्सिलॉन समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह अपना गाउस का नियम, जो कूलाम के नियम से गाउस के नियम की पुष्टि करती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, कूलाम गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है वो आता है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है इसमें अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी अपने पास कोई आवेशित तार है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है। तो इसमें हमें सबसे पहले दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना। सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना है वो करते हैं। तो देखना अपने पास एक अनंत लंबाई का एक चालक तार है। इसकी लंबाई क्या है, अनंत लंबाई का एक तार है जो आवेशित है। इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है वो रखा हुआ है। यह आवेशित चालक तार है। अब हम क्या करते हैं कि जो ये तार है इसमें से एक छोटे से अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। ये है ए और यहाँ पर नाम दे देते हैं बी। इस तार में से हमने एक छोटा सा अल्पांश निकाल लिया है ए बी, जिसकी लंबाई है एल। इस जो तार की लंबाई है वो कितनी है, छोटे से अल्पांश की लंबाई है एल। अब जो अल्पांश का जो केंद्र है ये रहा ओ, इस केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करनी है। तो देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है अनंत लंबाई का चालक तार है और इस तार में हमने ये एक भी एक अल्पांश है वो मान लिया है। इस तार में से एक एल लंबाई का अल्पांश हमने काट लिया है। अब बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करनी है। तो देखना यहाँ पर है ए बिंदु। अब ए बिंदु के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। इसी प्रकार बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो देखना ये प्लस के आवेश है और प्लस के आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो प्लस के आवेश के कारण हम मान लेते हैं बिंदु पी पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कितनी है, DE1 हम मान लेते हैं। अब इसी प्रकार ये बी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मान लेते हैं
DE2 है। DE2 हमने मान लिया है, यानी कि ये दोनों जितना ये ऊपर है उतना ही क्या है नीचे है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये बराबर है। इसलिए अगर ये कोण थीटा है ना तो ये भी क्या होगा, कोण थीटा होगा। अब हम दिशा की गणना करने के लिए इस थीटा को दो घटकों में वियोजित है वो कर देते हैं। इस थीटा को दो घटकों में वियोजित करते हैं। अब जैसे कि कोण जो थीटा है, तो थीटा के सामने जो घटक होता है वो किस में होता है, कोस में। तो ये आएगा DE, ऊपर 2 है तो DE2 कोस थीटा, और जो नीचे घटक कितना है DE1 कोस थीटा। जबकि इस थीटा के जो विपरीत घटक होता है वो आता है साइन में। तो ऊपर E2 है, ये आ गया DE2 साइन थीटा, और ये आ गया DE1 साइन थीटा। अब देखना एक बात, तो यहाँ पर इसका परिमाण तो समान है, क्योंकि ये प्लस है, प्लस के कारण दोनों की दिशा बाहर की तरफ है। लेकिन आप देख सकते हो साइन DE2 साइन थीटा ऊपर की तरफ है और DE1 साइन थीटा नीचे की तरफ है, यानी कि परिमाण तो समान है लेकिन दोनों की दिशा क्या है, वो अलग अलग है। इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और जो विद्युत क्षेत्र की जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस कोस थीटा घटक के कारण ही हमें प्राप्त होती है, यानी कि कोस थीटा घटक जुड़ जाएंगे और जो साइन वाले घटक है वो कट जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है इसकी दिशा और इसकी दिशा है नीचे की तरफ। इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा आएगी वो क्या आएगी, सिर्फ कोस थीटा घटक के कारण ही आएगी, जो क्या होगी, इस ये जो पृष्ठ है, ये जो अपना चालक तार है, इसके लंबवत बाहर की तरफ इसकी दिशा होगी। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये प्लस आवेश स्थित है इसके ऊपर है, तो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इसके बाहर की तरफ होगा। बस ये आपको याद रखना है। तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे कि माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है, इस अनंत लंबाई के चालक तार में से एक अल्पांश AB की हम कल्पना करते हैं। अल्पांश AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करनी है। अब दिशा की गणना करने के लिए विद्युत क्षेत्र को या फिर DE को दो घटकों में हम वियोजित करते हैं। अब DE2 कोस थीटा और DE1 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, जबकि D2 साइन थीटा DE1 साइन थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस सतह के लंबवत बाहर की ओर आती है, यानी कि सतह के लंबवत बाहर की ओर आती है। ये तो हो गई है दिशा की गणना। अब हमें करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, तो अब हम वो करते हैं। ये तो अपनी दिशा की गणना थी जो एकदम से इजी थी। अब जितने भी अनुप्रयोग आएंगे इसमें सभी में दिशा की गणना इसी प्रकार से वो करते जाएंगे। तो अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं तीव्रता की गणना। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना देखना कैसे करेंगे। अपने पास ये अनंत लंबाई का चालक तार था, और इसमें से हमने एक छोटा सा भाग है वो AB मान लिया था। इस AB का जो केंद्र है वो कितना है, O है। अब O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या था, P था। अब हम क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालने के लिए बिंदु P के ऊपर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि गाउस का नियम हमें पता है बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। अब जो इस बिंदु P के ऊपर हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की है वो कल्पना करते हैं।
यहाँ पर है बिंदु ए, यहाँ पर है बिंदु बी, और इस जो तार की लंबाई हमें पता ही है, कितनी मान ली थी हमने, एल मान ली थी। इस प्रकार हमने एक बिंदु पी के ऊपर बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है, यानी कि जितना ये आर है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा, आर होगा। सारी की सारी दूरियां है वो क्या होंगी, बिंदु ओ से लेके पी तक की आर है, तो ए से लेके यहाँ पर भी और बी से लेके यहाँ पर भी तीनों ही क्या होंगे, आर आर होंगे। ये बेलनाकार पृष्ठ आ गया अपना। अब बेलनाकार पृष्ठ नंबर इसमें आप लिख दो कि यह आवेश कितना है, प्लस आवेश स्थिति यहाँ पर स्थित है, और बिंदु है, ये हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। लेना दोबारा से बताते हैं, तीव्रता की गणना करने के लिए हमें एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि गाउस का नियम वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो हमने बिंदु P के ऊपर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ वो बना लिया है, ये काम हमने किया है। अब देन इस गाउसियन पृष्ठ के कितने भाग हैं, अगर आप प्लस आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में पता है कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, और ये क्षेत्रफल सदिश S ये भी क्या होगा, बाहर की तरफ। इसी प्रकार इस बिंदु के ऊपर देखूंगी तो यहाँ पर भी बाहर की तरफ होगा, क्योंकि आवेश तो प्लस ही है, बाहर की तरफ। लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत होगा यहाँ पर S वेक्टर। अब इसी प्रकार यहाँ पर है, यह भी बाहर की तरफ होगा और क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत S वेक्टर। इसको मान लेते हैं पृष्ठ S1, इसको पृष्ठ S2 और इसको पृष्ठ मान लेते हैं S3। यानी कि अगर बिंदु P के ऊपर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दिशा निकाली है कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, तो यहाँ पर बाहर की तरफ E, यहाँ पर बाहर की तरफ, यहाँ पर भी बाहर की तरफ, प्लस है बाहर की तरफ। अब जो क्षेत्रफल सदिश है इसके समांतर होगा, जबकि सतह की लंबवत होगा और इस सतह की भी लंबवत होगा। इसको हम मान लेते हैं S1, इसको S2, इसको S3, तीन सतह हमने मान लिया। और ये DS मान सकते हो इसे आप DS, क्योंकि ये छोटा सा भाग है, DS और ये भी DS। अब आगे देखना, सबसे पहले हम लगाएंगे गाउस का नियम। गाउस के नियम से, और गाउस का नियम होता है फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये समेशन Q है, यानी कि इसमें जो आवेश है वो हमें निकालना पड़ेगा। अब ये हमें थोड़ी पता है इसके अंदर इतना आवेश है, ये एक रेखा के रूप में है, एक चालक तार के रूप में है, इसलिए हमें इससे संबंध रेखीय आवेश घनत्व वो निकाल लेते हैं, तो उससे हमें आवेश का पता चल जाएगा। यानी कि रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है, हमें पता ही रेखीय आवेश घनत्व है, लेमडा इक्वल टू कितना होता है, समेशन Q अपॉन L। जो कुल आवेश है उसकी लंबाई के ऊपर कितना आ गया, लेमडा इंटू में L। तो इसकी जगह में रख देते हैं, ये आ जाएगा लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, 1 दे देते हैं। जरा जितने भी अनुप्रयोग हम करेंगे इसी प्रकार से करेंगे। पहले गाउस का नियम लगाएंगे, फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये चालक तार के रूप में है, एक रेखा के रूप में है, तो रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठ के रूप में है तो पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो यहाँ पर एक ये आवेश एक तार के रूप में है, यानी कि एक रेखा के रूप में, रेखीय तार पर वितरित है, इसलिए रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन अपॉन L। तो योगफल Q इक्वल टू करेंगे लेमडा इंटू L। तो ये मान रख दिया है यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 आ गया है। अब जो ये सतह दी हुई है, इससे जो कुल निर्गत फ्लक्स कितना होगा वो अब हम निकाल लेंगे। 3 सतह दिए, से निर्गत फ्लक्स निकाल लेते हैं। निर्गत फ्लक्स तो कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल टू बंद पृष्ठ S1 इंटू में DS प्लस बंद पृष्ठ S2 इंटू में
ds प्लस 1 पृष्ठ S3 E इंटू में ds, क्योंकि अल्पांश हम निकाल रहे हैं विद्युत फ्लक्स, तो इंटू में ds इंटू में ds, या फिर फाई इक्वल टू S1 E ds कोस थीटा प्लस S2 E ds कोस थीटा प्लस S3 E ds कोस थीटा। अब हम देख सकते हैं ये S1, ये रहा S1, E और ds एक दूसरे के समांतर है, यानी कि E समांतर किसके है, ds के है। अब आप S2, ये S2 है, E लंबवत किसके है, ds, यानी एक दूसरे के लंबवत है, ये E लंबवत ds। इसी प्रकार पृष्ठ S3 E लंबवत है ds के, E लंबवत ds, यानी कि ये भी कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि ये जो फर्स्ट फ्लक्स अपनी ये थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है। यानी कि आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये लंबवत है, यानी कि यहाँ पर थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब हमें पता है कोस 90 का मान 0, कोस 90 का मान 0, कोस 0 का मान 1, यानी कि जो फ्लक्स आएगा वो S1 के कारण ही आएगा, यानी कि अपने पास आएगा फाई इक्वल टू S1 E ds, क्योंकि हमें पता है ये थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 0 है, और ये प्लस 0, ये भी प्लस 0, तो फाई इक्वल टू E को हमने बाहर ले लिया है, अंदर बचा S1 ds, तो फाई इक्वल टू E। ds का मतलब क्या होता है, ये जो बेलनाकार पृष्ठ निर्गत जो पूरे का पूरा क्षेत्रफल बेलनाकार पृष्ठ के लिए, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई r h, लेकिन यहाँ पर लंबाई है l, तो इसलिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 2 पाई r l। इसको हम समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, 2 दे देते हैं। अब आप समीकरण 1 और 2 की आप तुलना करके किसका मान निकाल सकते हो, E का मान वो निकाल सकते हो, क्योंकि ds का मतलब है यहाँ पर इस पूरी सतह के लिए कितना क्षेत्रफल सदिश वो आएगा, तो बेलन का जो क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई r h, यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है वो है l। तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो कितना आएगा, E इंटू 2 पाई r l बराबर लेमडा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये l से l कैंसिल हो गया है, तो इक्वल टू अपने पास आएगा लेमडा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो बेलनाकार सतह है या फिर एक ही तार है उसके कारण विद्युत क्षेत्र वो कितना आएगा, इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। यानी कि कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें बिंदु O ये केंद्र है, R दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P के ऊपर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है वो बनाना है। ये हमने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बना लिया है। अब इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के 3 भाग हैं, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा। इस भाग में आप देख सकते हो E और ds एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये ds है वो E के लंबवत है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले हम किसका नियम लगाएंगे, गाउस का नियम लगाएंगे। जितने भी अनुप्रयोग करेंगे प्रोसेस यही रहेगी। सबसे पहले गाउस का नियम फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब रेखीय आवेश घनत्व है, क्योंकि ये जो आवेश है इस तार की लंबाई के अनुदिश वितरित है और इसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो लेमडा इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एल, तो समेशन क्यू आ गया लेमडा इंटू एल, ये मान रख दिया वहां पर, इसका मान ये आ गया। अब जो ये पूरी जो बेलनाकार सतह है इससे निर्गत हम कुल फ्लक्स निकालेंगे, तो ये 3 भागों में हमने बांट रखा है इसको। 2 भाग 0 जाएंगे, 1 भाग बचेगा, फर्स्ट भाग इंटू ds। तो ds का मतलब है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h, लंबाई है l। 1 व 2 से करेंगे तो E का मान है इतना आ जाएगा। इसको थोड़ा देखना और सरल है वो करते हैं।
अब देखना आगे इसको सरल करते हैं। अपने पास ये आ गया है इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर हम सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप, तो आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट इनटू r कैप। ये आ गया सदिश रूप में इसके। अगर इसको हम और सरल करें तो जो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो इक्वल टू आएगा 2 लेमडा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r, या फिर इक्वल टू आ जाएगा अपने 2 के लेमडा अपॉन में r, क्योंकि हमें पता है जो k का मान होता है वो होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ये कर सकते हो, चाहे ये भी कर सकते हो। इसको हमने 2 से गुणा किया है 2 लेमडा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ से है हमें पता है जो e समानुपाती है वो किसके है, रेखीयावेश घनत्व की e व्युत्क्रमानुपाती 1/r के। यानी कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और दूरी के साथ में होगी कम। अब देखना इनके बीच में हम ग्राफ भी नोट कर सकते हैं। ई और लेमडा के बीच में अगर ग्राफ हम खींचेंगे तो कितना आएगा, ई लेमडा समानुपाती है तो इस प्रकार से ग्राफ आ जाएगा। ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r, तो इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये अपना टॉपिक था अनंत रेखीयावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम दिशा की गणना करेंगे, बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो तीव्रता की गणना के लिए सदिश रूप इसका यह आ जाएगा, अगर 2 से गुणा करोगे तो 2 के लेमडा अपॉन r, तो ई समानुपाती लेमडा, ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r, ये दोनों के बीच में ग्राफ आ गया है। अब जो नेक्स्ट अनुप्रयोग है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।